मित्रों, हमने आगे जो वीडियो पार्ट 1 में बताया है कि जो हियरिंग लॉस है इसका क्या कॉज है, कितने टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होते हैं और हियरिंग लॉस आदमी का सिम्टम साइन कैसे होता है, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो यही वीडियो हम आपको जो डिफरेंट एज है इसके बारे में, कैसा कॉज है और कैसे तरह उसको हियरिंग लॉस होता है, इसके बारे में हम समझाएंगे। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, MD होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हियरिंग लॉस एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है। दुनिया में 10 व्यक्ति को सर्वे करते हो तो 1 से 2% लोगों को हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम्स है। और हियरिंग लॉस पहले तो ऐसा माना जाता था कि ओल्ड उम्र में ही हियरिंग लॉस होता है, पर अभी तो यंग एज में, यंग युवा युवती में, यंग युवतियों में, जो तरुण जो टीनेजर्स है इसमें भी हियरिंग लॉस आ गया है और बच्चों में भी कंजेनिटल हियरिंग लॉस आ गया है। तो क्या इसमें ऑपरेशन से ही ठीक होता है? पर इसमें होम्योपैथी इज अ मेजर रोल करता है। तो मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट देखे। ऐसे तो मैंने पेशेंट के साथ वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में है, तो आप ज़रूर देखना। तो गंगाबा की हर रोज़ कंप्लेन थी, इसका जो हस्बैंड थे इज़ अ एज ऑफ 75 ईयर्स ओल्ड, और दोनों अकेले रहते थे तो कुछ मार्केट में जाना पड़ता था। तो हर रोज़ गंगाबा को बोलना पड़ता है कि भाई सुनते हो, ये लेके आना। ऐसे तरह ये बात करते थे, उनका प्रेम भी ऐसा था। और ऐसे तरह उनको हस्बैंड को बोलते थे भाई मार्केट में से ये लेके आओ, अभी लेके आओ। अभी गंगाबा ने, उसका जो हस्बैंड ने हमारे सेंटर में आके जो ट्रीटमेंट लिया, तभी गंगाबा बोलते हैं कभी मेरे को सुनते हो, ऐसा कोई डायलॉग बोलना नहीं पड़ता है। और अभी वो सुन देता है कि मैंने बोला कि भाई ये सब्ज़ी लेके आइए, और ये जो मार्केट में जो भी उनको घर के लिए चीज़ चाहिए तो ये अच्छी तरह समझ सकते थे। इसी तरह साधना जी को भी, जो एज उनकी 21 ईयर्स थी और कब से उसको हियरिंग लॉस था और उसकी शादी भी उम्र हो गई थी, तो उनकी फैमिली वाले भी बहुत वरीड थे क्योंकि ये अमुक शब्द सुन नहीं पाती थी। और बहुत सारे डॉक्टर को बताया कि उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए वो सुन नहीं पाती थी। इसमें कान में से बहुत सारे आवाज़ भी आते थे और वर्टिगो भी था, इसके जरिए उसको डिप्रेशन भी आता था। पर ज़्यादातर ये लिप्स मूवमेंट्स से सामने की व्यक्ति बोलती थी, ऐसे तरह 60% तो जज कर लेती थी। पर जब डायग्नोसिस हुआ तो उसको पेरेंट्स को लगा कि भाई उसको शादी की उम्र हो गई है, और बहुत सारी दवाइयाँ करी तो भाई अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे ENT सर्जन ने बोला कि भैया उसको जो टिम्पैनो मेम्ब्रेन का ऑपरेशन करे, इम्प्लांट कर देते तो सुनाई देगा, नहीं तो उसको मशीन पहनना पड़ेगा। तो सारी फैमिली टेंशन थी। तो हमारे पास वो सेंटर में 6 महीने तक उनकी दवा किया। 6 महीने तक उन्होंने दवा किया तो धीरे धीरे सुनने लग गई और उसको अच्छा भी हो गया, और कान में भी जो भी आवाज़ आता था ये भी बैलेंस हो गया, वर्टिगो भी बैलेंस हो गया, मेंटल स्टेटस भी अपडेट हो गया। तो होम्योपैथिक में इज़ अ मास्टर ड्रग्स। कई बार हमारा शरीर में वात प्रकृति होता है और कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण भी कई बार कानों में नहीं सुनाई देता है, वही प्रॉब्लम। ऐसे तरह जो धर्मेंद्र जी थे, उनकी उम्र 27 ईयर्स ओल्ड थी और उनको भी कान में बैरस हो जाता था, कान में दुखता था, ये बहुत सारी तकलीफ थी। और बहुत सारे ENT डॉक्टरों ने बताया उसको, ऑटल्जिया से उनको एंडोस्कोपी किया पर कोई फ़ायदा नहीं होता था। और डे बाय डे भी उस डिप्रेशन में हो जाते थे, इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स फील करते थे। कई बार उनका बिजनेस ऐसा था कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे कंडीशन में उनको जो भी हियरिंग लॉस था ये ओवर नॉइस की वजह से था, क्योंकि उसकी हैबिट्स थी कि जब भी मोबाइल के बहुत गाने सुनते थे और लॉन्ग भी ओवर यूज़ जो हियरिंग का यूज़ करते थे और हाई फ्रीक्वेंसी नोट से सुनते थे, तो धीरे धीरे उसका जो उसका पर्दा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो धीरे धीरे उनको न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया और धीरे धीरे श्रवण शक्ति चली गई
और उसको टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो गया। बहुत सारी दवा करने के बाद रिकरेंट तो नहीं हुआ। बाद में उन्होंने होम्योपैथिक दवा लिया तो ये जो आवाज़ का ओवर यूज़ हो गया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो ये रिएक्टिंग हो जाने के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हमने उसको पहले तो मोटिवेशंस किया और उसको बोला कि आप 3 से 6 महीना दवा कीजिए और आप आप ईयरबड से या कोई कान से सुनते ऐसे तरह मत सुनिए, ओवर यूज़ कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, साथ में हमारी दवा लीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए। ये सब कुछ हमने पेशेंट को साथ इंटरेक्ट किया। धीरे धीरे पेशेंट फॉलो करने लगा और अभी जो पेशेंट की कंप्लेन थी, अंदर दाग पड़ गई थी, पेन होता था, अभी सुनाई ने भी उसको 70-80% इम्प्रूव है, अभी भी उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे जुदे जुदे मोड पर पेशेंट हमारे अच्छे हो रहे हैं। ऐसे तरुण जो व्यक्ति होते हैं, जो टीनेजर्स हो से 12 से 17 साल की उम्र में, उनको कई बार मिडिल एज में इन्फेक्शंस होता है, कई बार अंदर वैक्स हो जाता है। वैक्स मीन्स अंदर कचरा हो जाता है, मट्टी भर जाती है, कई बार साबुन पानी से बराबर साफ नहीं होती है, बैलेंस डाइट नहीं कर पाते, B12 विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चों में भी हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम्स होता है। ये लोग बताते नहीं हैं, पर उसको बहुत सारे कंप्लेन के बाद उनके पेरेंट्स के बाद जाता है कि मम्मी ये दुखता है और अंदर से रस्सी भी निकलता है, पीप निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज होता है, कई बार खून भी निकलने लगता है। तो ये वेरी डेंजरस बन जाता है। तो उनको ये मिडल ईयर में जो इन्फेक्शंस होता है, तो इसमें भी होम्योपैथिक में सारी मास्टर ड्रग्स है। तो ऐसे तरह हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और धीरे धीरे जो वैक्स होता है और अंदर जो भी इन्फेक्शंस होता है, इन्फ्लेमेशंस होता है, धीरे धीरे कट डाउन हो जाता है और अच्छा हो जाता है। कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि टिम्पेनोप्लास्टिक कराने के बाद, मीन्स पर्दा को रिप्लेसमेंट करने के बाद ही आते हैं। कहीं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कैसे करो, तो ये तो तुरंत करेगा, पर बाद में भी सक्सेसफुल नहीं जाते। तो टिम्पेनोप्लास्टिक ऑपरेशन मीन्स कान का पर्दे का ऑपरेशन के बाद ही दर्दी हमारे पास आके अच्छे हुए। इसी तरह कई बार बच्चों में भी अभी कॉक्लियर इम्प्लांट का एक ट्रेंड चल रहा है और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत मदद करती है। पर ऐसे बच्चों में 2-3 कैटेगरीज है। कई बार जन्मजात जो बच्चा सुनाई नहीं दे रहा था, उसको भी थोड़ा ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई बार उसको मात्रा को इंट्रायूट्राइन लाइफ में हमारा साइंस ऐसा मानता है कि हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं मेडिकली और उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। तो कई बार माता को थायराइड और हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ की वजह से जो आने वाला बच्चा होता है, और कई बार माँ को इन्फेक्शन लगा हो या हर्पीस का को और कोई भी इन्फेक्शन का, तो इसके लिए बच्चे में ये श्रवण शक्ति कम हो जाती है। तो जो ऐसे कोई हिस्ट्री मिलती है कि माँ को कुछ ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो और बाद में बोन हुआ हो और ऐसे बच्चे को होता है, तो ऐसे बच्चों को धीरज से होम्योपैथिक दवा करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण ये जो बच्चे में भी ये इन्फेक्शन कंटिन्यूस रहता है और इसका जो भी अंग वीक होता है इसके ऊपर ये इन्फेक्शन हावी हो जाता है। और पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं ENT वाला जो सेंटर होता है, ये धीरे से खुलता है, तो इसके पर इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे जन्मजात होते हैं। तो ऐसे बच्चों को इमीडिएटली कॉक्लियर ट्रांसप्लांट नहीं करें, पर उनको होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए, धीरज से लेना चाहिए, उसके साथ हेल्दी फूड देना चाहिए, सनलाइट में बिठाना चाहिए। तो ऐसे बच्चे 30 से 40% बच्चे रिकवर हो सकते हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ऐसा है कि होम्योपैथिक में सो मेनी मेडिसिन है। हियरिंग लॉस का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ज्ञान तंतु वीक पड़ गया। हियरिंग लॉस का भी सो मेनी रीज़न हो सकता है। इसमें कान में इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, विटामिन इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, ज्ञान तंतु की बीमारी हो सकता है, पर्दे में इन्फेक्शन हो सकता है, दर्दी की इम्यूनिटी कम हो सकता है, दर्दी कौन सा वेदर में रहता है ये हो सकता है, उसकी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ मोटा मोटी जो भी उसका जो लाइफस्टाइल है वो सब कुछ हम सेंट्रलाइज करके पेशेंट की हिस्ट्री लेके हम हमारे तरफ से टोटलिटी ऑफ सिम्टम करके फ़िल्टर करके दवा देते हैं। ये डिपेंड ऑन फिजिशियन होता है। कई बार फिजिशियन कम
सिम्टम्स से भी जज कर लेता है पेशेंट को। मतलब कई बार फिजिशियन के पास आओ, होम्योपैथिक के पास, और थोड़ा कम इसके लिए तो कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक्सपीरियंस होता है, वो जो दवा दे देता है तो कई बार रिकवरी फास्ट आता है। और नहीं आता है तो कई बार हम लॉन्ग वे से टोटलिटी ऑफ सिम्टम, मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, ऐसे करके पेशेंट को सेकंड वे से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। पर ऐसे जो दर्दी होता है उसको अंडर सुपरविज़न डॉक्टर के पास ही रहना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको धीरे धीरे श्रवण शक्ति कम हो जाती है, तो उनको क्या होता है कि जो बाजू में घंटी बजती है तो मालूम नहीं पड़ता है, कई बार डोल बेल बजता है तो भी मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे यंगस्टर में भी ऐसा होता है कि सामने वाले भी व्यक्ति क्या बोलता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, कुछ लाने का हो तो नहीं लाता है, कुछ बोला हो तो ये इनकोऑर्डिनेट रहता है। ऐसे ही यंगस्टर में भी, यंग युवतियों में वैसा ही प्रॉब्लम रहता है। तो सारे जो सिम्टम्स होते हैं, कई बार दर्दी को सामने से आवाज़ ठीक से आता है, पर जो दर्दी लेफ़्ट साइड और राइट साइड होता है तो आवाज़ नहीं आता है। दर्दी अकेला बात कर सकता है तो आवाज़ ठीक होता है, पर 2-3 जन लोग जो बात करते हैं तो दर्दी सामने वाला जो व्यक्ति का जो उसका टॉक्स है वो प्रॉपर नैरेटिंग नहीं कर पाता है, तो उसका ब्रेन एनालिसिस नहीं कर पाता है। ये शुरुआत के सिम्टम्स है, पर ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है। आप होम्योपैथिक की दवा लीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। कान को हाइजीन मेंटेन कीजिए। कई बार कान में हम साफ़ करते हैं, नहाते हैं तो साबुन पानी चला जाता है, तो अंदर तो हम साफ़ करते नहीं है, बाहर से पहुँचते थे, तो उसको प्रॉपरली यूज़ करो, थप्पा मारो, पानी अंदर साबुन निकल जाए, 1-2 बार पानी से वॉश करो, दूसरे कान में कीजिए। हेल्दी खाना खाइए। कई बार साइनस के वजह से भी आपको ये हियरिंग लॉस होता है, तो हम जब ज़्यादा ठंडा एसी में सो जाते हैं और जिसको साइनस का प्रॉब्लम है, सिर ढक के रखे, कान ढक के रखे और थोड़ा गरम जो हमारा मसाला है, सूंठ, हल्दी, घी, गोड़ खाइए और ठंडा को परहेज रखिए और प्राणायाम कीजिए। प्राण शक्ति से कई बार हमारा ज्ञानेंद्रिय एक्टिव हो जाता है, ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम होता है वो जो शिथिल हो गया है वो अच्छा हो जाता है। कई बार ओवर ड्रग्स से भी कई बार दर्दी को हियरिंग लॉस होता है। ये पर्टिकुलर यंग एज में और मिडिल एज में भी होता है। कई बार बहुत ज़्यादा दवा लेना पड़ता है, कोई डायबिटीज़ की, थायराइड की, कई बार आर्थराइटिस की, एसिडिटी, सब दवा लेता है तो दर्दी को दवा की वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है। इसके जरिए भी वायु ऊपर चढ़ता है और हमारा जो भी अंग वीक होता है, कई बार नाक बंद हो जाता है, कई बार आंखें जलती है, कई बार माइग्रेन होता है, कई बार कान में ईयरिंग प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा वायु बनने से हमारा कान में दाग पड़ जाए, दाग पड़ मतलब जो हमारा पर्दा है वो विरुद्ध दिशा में चला जाता है। तो ऐसे तरह उस टाइम भी दर्दी को सुनने में तकलीफ होती है। तो ऐसी तरह जो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ये जो पर्दे के आजू बाजू में हवा का प्रेशर बना हुआ हो ये कॉन्वेक्स में चला जाए, नेगेटिव में चला जाए, तो फिर से ये तो और ये कॉन्वेक्स में आ जाता है तो अंदर उसका नैरेटिंग अच्छा होता है, जो हमारा हियरिंग वेव्स कानों तक पहुंचता है। तो ये मोटा मोटी आपको कहने का है कि आप जो हियरिंग लॉस का अलग अलग प्रकार के हियरिंग लॉस है, आप होम्योपैथिक दवा कीजिए। हमारा 3rd नंबर का जो वीडियो है इसमें हम आपको होम मेडिसिन बताएंगे, कौन सा प्रकार का योग करना चाहिए और कौन सा प्रकार का आपको प्राणायाम करना चाहिए, क्या फूड लेना चाहिए और कौन सी बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन इसके बारे में बताना चाहिए। और मित्रों, ऑपरेशन से पहले एक बार आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखो ये सब कंजेनिटल डिफेक्ट है, लंबा ट्रीटमेंट है, तो सोच के ही दवा लो। कई बार दर्द आता है कि साहब 15 दिन में मैं सुनाई देगा, इसमें कोई मिरेकल नहीं होएगा। मिरेकल कैसे होगा? अंदर से इम्यूनिटी डेवलप्स होएगी, वाइटल फोर्स आपका बॉडी का अप जाएगा, सब रिदम में आ जाएगा तो सुनाई दे देगा। हियरिंग लॉस का 75% रिकवरी चांसेस 100% है। मैंने 35 साल में अभी तक 12,000 से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं, इसमें 60% पेशेंट को रिकवरी हुई है। जो लोग अच्छी तरह फॉलो किया है वो लोगों को सबको ठीक हुआ है। तो आपको भी जो भी कंप्लेन है तो आपके कोई नज़दीक के कोई सीनियर डॉक्टर हो, MD तक पढ़ा हुआ हो तो उनकी ज़रूर राय लीजिए, थोड़ा धीरज से लीजिए, ये जो पूछे उसको प्रॉपरली आंसर जवाब दीजिए। आपको लगता है ये छोटी छोटी दवा क्या काम करेगा, पर ये मिरेकल वस्तु है, ये मेडिसिनल इफेक्ट है।
हमारा वाइटल फोर्स को एक्टिव करता है, इम्यूनिटी को एक्टिव करता है एंड वाइटल फोर्स को बैलेंस करता है और आपका फिर से सुनने की शक्ति आ सकती है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।